हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताते चलें, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की हुई थी किसके बारे में, मनोविज्ञान के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। तो आज उसी चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका महत्व क्या है, इसका जो बालक है बालक के लिए इसका महत्व क्या है और इसकी शिक्षण प्रक्रिया क्या है। तो हम लोग इस वाले लेक्चर में इसी पर चर्चा करेंगे कि जो बालक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है और इस शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी वो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं। तो आइएगा देखते हैं। तो हेडिंग डली हुई है हम लोगों के पास, बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके पास लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो देखिएगा, जो बालक है अगर वह अधिगम कर रहा है, क्या कर रहा है? अधिगम कर रहा है। तो अधिगम वह किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा कितना अधिगम हुआ है, इसका मूल्यांकन करने के लिए, मापन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है या जिस विषय का प्रयोग किया जाता है उसी विषय को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी विषय को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि जो कोई बालक है अगर वह अधिगम कर रहा है तो उसके चारों ओर किस प्रकार का अधिगम है, तो वह जिस विषय वस्तु के द्वारा पता हमें चलता है उस विषय वस्तु का ही नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीजें कि उसमें कितना मूल्यांकन हुआ है, उसके द्वारा कितना अधिगम किया गया है, वह किस प्रकार का अधिगम कर रहा है, क्या शैक्षिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षण विधियां होनी चाहिए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो, किस प्रकार का पाठ्यचर्या हो, इन सभी के बारे में हमें जो बातें बताता है तो वह कौन होता है? वह उस विषय वस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो वह विषय वस्तु ही हमारा क्या कहलाता है? तो उस विषय वस्तु को ही हम लोग कहते हैं शिक्षण मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इसके कुछ महत्व हैं, आइएगा एक एक से हम लोग समझते हैं कि वो कौन कौन से इसके महत्व हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। देखिएगा, यहाँ जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें केंद्रित हमेशा विद्यार्थियों को माना जाता है, बालक को माना जाता है। जो अधिगम करता होता है हमेशा केंद्र वही होता है, जो अधिगम करता है उसी को हम लोग क्या मान करके चलते हैं? केंद्र मान करके चलते हैं। तो पहला है हमारे पास क्या है? विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। तो देखिएगा, जो हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी है, क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी है यह विद्यार्थी की कैसी विकासात्मक अवस्था, कि उसका किस प्रकार से विकास हो रहा है, वह कैसे विकास कर रहा है, तो इन सब के बारे में हमें जो विषय वस्तु ज्ञान देता है या जानकारी प्राप्त करवाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? तो उसी को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। तो देखिएगा, यहाँ कक्षा शिक्षण, देखिएगा कक्षा में अगर शिक्षण कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? शिक्षण कार्य मतलब कि एक किसी अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं वह आपस में बैठ करके इन दोनों के बीच में एक क्या है? अंतःक्रिया हो रही है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में क्या हो रही है? एक अंतःक्रिया हो रही है। और इनका माध्यम जो है, शिक्षण का जो माध्यम है वह पाठ्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम को लेकर के ही तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अंतःक्रिया हो रही है। तो हमें ये भी बताता है क्या, जो कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक है वह कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान है। कि हमें किस प्रकार की शिक्षण विधि करवानी चाहिए, हमें ऐसा किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा वह अधिगम को कर सकें। अधिगम मीन्स होता है आपका सीखना, जिससे कि वह बालक जो है वह कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? अधिगम कर सके, वह सीख सके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक। देखिएगा, विद्यार्थी के पास एक नहीं बहुत सारी प्रकार की क्या रहती हैं? समस्याएं रहती हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि विद्यार्थी जो है वह फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहा है, फर्स्ट टाइम वह स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए स्कूल परिवेश जो है वह नया है, उसके लिए मित्र नए हैं, उसके लिए पाठ्यक्रम नया है, उसके लिए विषय वस्तु नई है, उसके लिए जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं वो भी कैसे? नए हैं। तो उन सभी समस्याओं को समझने में क्या शिक्षण जो विधि है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वह हमें सहायता करती है। तो हमें ये बताती है कोई बालक यदि विद्यालय में नया आया है तो हमें उसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उसके साथ हमें बर्ताव करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? तो ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। अब अगर हमने शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उस बालक का मूल्यांकन कर लिया है, यानी कि मापन उसका कर लिया, अगर वह तीव्र बालक है तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए।
अगर वह मंद बुद्धि का बालक है तो उसे धीरे धीरे शिक्षा देनी चाहिए, उसे अलग शिक्षा देनी चाहिए। अलग का अर्थ यह है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा अलग टाइम निकाल करके शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उसका भी मानसिक विकास उस हिसाब से हो नहीं पाया है। आगे और बात करें कि जो विद्यार्थी की समस्या है, विद्यार्थी की एक और समस्या हो सकती है कि मान लो कोई 5 साल का बालक है, 3 अगर बालक को लें तो वह तीनों प्रकार के अलग अलग बालक भी हो सकते हैं, एक प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कि कोई तीव्र बालक हो सकता है, कोई मंद बालक हो सकता है, कोई सामान्य बालक हो सकता है। तो तीनों के लिए हमारे पास शिक्षाएं कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो ये सभी शिक्षाओं जो शिक्षण विधियां हैं वो यह हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह हमें किस विषय वस्तु के द्वारा होती है, तो वह हमें शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु के द्वारा होती है। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में। देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता से अर्थ क्या है, तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता से अर्थ है, इनका मानना यह है कि व्यक्ति यानी कि इस संसार में जितने व्यक्ति हैं उतने प्रकार की बातें हैं। हर एक व्यक्ति के पास अपनी अलग बुद्धि है, सोचने की बुद्धि, तर्क करने की बुद्धि, हर एक प्रकार की बुद्धि अलग है। तो इनका मानना यही है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जितने व्यक्ति हैं उतनी प्रकार की विभिन्नताएं हैं, तो इनको समझने में जिस विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है वह विषय वस्तु क्या कहलाती है, तो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। आगे है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक। तो मनोवृत्ति मीन्स आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं जब हम अधिगम पढ़ा रहे थे। मनोवृत्ति मीन्स क्या होता है, अगर इसको देखें तो मन प्लस वृत्ति से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? मन प्लस वृत्ति। तो वृत्ति मीन्स आपको बताया था दृष्टिकोण होता है। क्या होता है? दृष्टिकोण, या आप इसे नजरिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नजरिया, ठीक है, या आप इसे नजरिया कह सकते हैं। मन मीन्स आपको बताया गया था, मन मीन्स क्या होता है? चेतना नहीं होता, मन मीन्स मस्तिष्क होता है। अगर मन को देखें हम लोग तो मन मीन्स क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो जो मस्तिष्क है उसके सोचने का या देखने का, उसके तर्क करने का जो नजरिया है, तो वह हमें जिस व्यक्ति के बारे में बताता है, यानी कि जो पॉजिटिव मनोवृत्ति है, हम हमेशा जब भी चीज को लेकर के चलते हैं तो वह पॉजिटिव लेकर के चलते हैं कि उसके पास जो पॉजिटिव मनोवृत्ति आ रही होगी, उसका जो देखने का तरीका, सोचने का तरीका है, जो उसका दृष्टिकोण है वह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में क्या हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह सहायक होता है। एक ऐसा विषय वस्तु है शिक्षा मनोविज्ञान जो बालक को पूरी तरह से चारों तरफ से, अगर हम कहें साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट, यानी कि चारों तरफ से, इधर से उधर से, सभी तरह से वह जो बच्चे का मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यापक मूल्यांकन करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिस विषय वस्तु के द्वारा किया जाता है उसी को हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। आगे ये आपका किस किस में और सहायक है? देखिएगा पाठ्यक्रम में सहायक है, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है, पाठ्यचर्या में सहायक है। देखिएगा आपको हम बताते चलें, अगर कोई बालक है या आप लोग ही हैं, जब आप लोग 5, 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो आपका पाठ्यक्रम अलग हुआ करता था। बताइएगा क्लास 5th में आपको 5th के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पास सिलेबस था। आप जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप इंटर कर चुके हैं तो आपका जो पाठ्यक्रम था वह आपकी मानसिक बुद्धि के हिसाब से आपका पाठ्यक्रम सेट किया गया था। तो यह जो हमें पाठ्यक्रम है, कैसा होना चाहिए हमारा सिलेबस हमारा कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में जिस विषय वस्तु से हमें जानकारी प्राप्त होती है उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है उसी विषय वस्तु को। पाठ्यचर्या में सहायक, देखिएगा आप लोग देख सकते हैं जिस समय हमारे प्रधानमंत्री एनसीएफ 2005 आया हुआ था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ होगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का हमने जिक्र भी किया है, एक वीडियो पूरा बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पाठ्यचर्या का अर्थ यही है कि हमें किस प्रकार से शिक्षण विधियों को करवाया जाना चाहिए, शिक्षण विधियां हमारे पास कैसी होनी चाहिए। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय की बात है, तब ये 2005 में आया हुआ था। आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। तो देखिएगा शिक्षण विधियां, किस प्रकार की शिक्षण विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए, हमें औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, एंड हम जो शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वह किस प्रकार की शिक्षण विधियां होनी चाहिए। तो यह हमें जिस विषय वस्तु से जानकारी प्राप्त होती है उस विषय वस्तु का नाम होता है आपका क्या? तो उस विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? तो वह विषय वस्तु हमारे पास कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। आगे है मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान। देखिएगा इस संसार में जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। क्या हैं? मूल प्रवृत्तियां सभी की अलग अलग हैं और सभी की रुचियां कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो इनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह हमें जिस विषय वस्तु से जानकारी प्राप्त होती है वह हमारा क्या कहलाता है? एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाता है। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं।
आगे है आपका योग्यता एवं क्षमता का विकास। देखिएगा हर एक प्राणी के अंदर अलग अलग योग्यता होती है और उसकी अलग अलग क्षमता होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको 4 बार में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हों, कोई ऐसा हो सकता है कि उसको एक ही बार में हो जाए। तो उसकी योग्यता और क्षमता, देखिएगा क्षमता का अर्थ ये भी है, हो सकता है कोई विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है जो लगातार 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे एक ही स्थान पर बैठ करके पढ़ सकता है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें आधे घंटे बाद थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, 2-4-5 मिनट को माइंड फ्रेश के लिए जाते हैं वो। तो सभी व्यक्ति की या सभी बालकों की या सभी विद्यार्थियों की जो योग्यता है एवं क्या है क्षमता है, वह सभी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो यह हमें जिस विषय वस्तु से जानकारी प्राप्त होती है उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। मानसिक क्रियाओं का नियम या मानसिक क्रियाओं का ज्ञान जो है, तो देखिएगा बालक जो है या विद्यार्थी जो है, उस विद्यार्थी की मानसिक क्रियाओं का नियम, अगर हम उसका कोई टेस्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, उसको कोई हम पे एक पेपर करवा देते हैं, तो उसकी हमें मानसिक क्रियाओं के बारे में पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के जो बुद्धि है वह बुद्धि कैसी है, उस बुद्धि वह तीव्र बुद्धि का बालक है या मंद बुद्धि का बालक है या सामान्य बुद्धि का बालक है। तो जिन विषय वस्तु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी विषय वस्तु को हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे आत्म मूल्यांकन। देखिएगा आत्म मूल्यांकन का मतलब है स्वयं का मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन, तो स्वयं का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा स्वयं का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। किसका मूल्यांकन कर सकते हैं, स्वयं का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। मानसिक क्रियाओं के ज्ञान में हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि चिंतन हो गया, क्या हो गया, चिंतन है, मनन है। देखिएगा ये सभी व्यक्तियों के बारे अलग अलग होते हैं। सोच है, विचारधारा है, सभी की कैसी होती है, अलग अलग होती है। सोच है, विचारधारा है, ये सभी के पास कैसी होती है, अलग अलग होती है। विचारधारा आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, विचारधारा, ठीक है ना। तो जो मानसिक क्रियाएं हैं वो सभी के पास कैसी होती है, अलग अलग होती हैं। इसके द्वारा हम लोग आत्म मूल्यांकन का ज्ञान, मतलब कि स्वयं का मूल्यांकन का भी ज्ञान कर सकते हैं। स्वयं की तैयारी एवं तैयारी, स्वयं की तैयारी का ज्ञान। देखिएगा हमें तैयारी कैसे करनी है, क्यों करनी है, तो ये स्वयं की तैयारी का भी हमें जिससे विषय वस्तु के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, तो उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आई होप कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग स्क्रीन कैप्चर करिएगा एंड नेक्स्ट आप यहाँ से स्क्रीन को कैप्चर करिएगा एंड नेक्स्ट आप यहाँ से स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास कुछ जो शिक्षा मनोविज्ञान है उनके क्या थे, ये महत्व थे, क्या थे, महत्व थे। अब अगर हम इसी में बात आपसे करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वह कौन कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइएगा, यहाँ जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी कहलाती है, त्रिभाषीय है। कैसी है, या त्रिध्रुवीय कह सकते हैं इसे हम लोग, क्या कह सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वह कैसी है, त्रिध्रुवीय है। त्रिध्रुवीय में हमारा कौन कौन आता है, देखिएगा पहला बिंदु हम लोग लेकर के चलते हैं। जो पहला बिंदु है वह विद्यार्थी को लेकर के चलते हैं। किसको लेकर के चलते हैं, विद्यार्थी को लेकर के चलते हैं। और इसमें जो द्वितीय बिंदु है वह द्वितीय बिंदु हमारे पास आता है कौन, शिक्षक, जो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो आता है एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया जो हो रही है, वह अंतःक्रिया किसके द्वारा हो रही है, तो वह पाठ्यक्रम के माध्यम से हो रही है। किसके माध्यम से हो रही है, पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वह 3 या त्रिभाषीय या त्रिध्रुवीय कह सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, त्रिध्रुवीय कह सकते हैं। देखिएगा जैसे अगर हम आपको बता दें कि एक कोई ये अध्यापक है और यहाँ ये बैठे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, क्या चल रही है, तो यह जो टीचर है, यह टीचर जो इन बच्चों को पढ़ाएगा, तो यह जब इनको पढ़ाएगा तो यह कैसे पढ़ाएगा, तो कोई ना कोई एक पाठ्यक्रम तो होगा ही बीच में। क्या होगा, किसी ना किसी एक पाठ्यक्रम को तो लेकर के पढ़ाएगा ही। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। शिक्षक के साथ साथ क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को ही हम लोग क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं, मूल बिंदु हमारा कौन रहता है, तो विद्यार्थी ही रहते हैं। और यह हमारे पास क्या रहता है, द्वितीय बिंदु रहता है। क्या रहता है, द्वितीय बिंदु, ठीक। और जो पाठ्यक्रम है इसको हम लोग तृतीय बिंदु के रूप में लेकर के चलते हैं। किसके रूप में, तृतीय बिंदु के रूप में। तो हमारे पास शिक्षक द्वितीय बिंदु के रूप में आता है, पाठ्यक्रम कैसा आता है, तृतीय बिंदु के रूप में, और विद्यार्थी हमारे पास कैसा आता है, तो मूल बिंदु के रूप में ये आता है। ठीक है, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है।
अब जो शिक्षा है, शिक्षक है और विद्यार्थी है, क्या है, शिक्षक है और विद्यार्थी है, तो इनके बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, अंतःक्रिया। अगर हम बात करें इनके बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है वह किसको लेकर के हो रही है, तो वह हमारी पाठ्यक्रम को लेकर के हो रही है। किसको हो रही है, पाठ्यक्रम को लेकर के हो रही है। तो आइएगा हम यहाँ पर थोड़ी सी अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की डेफिनेशन के बारे में बात आप लोगों से करें, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो शिक्षण से तात्पर्य एक ऐसी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में हमने आपको क्या बताया कि पहले स्थान पर हम लोग किसको मान करके चलते हैं, जो विद्यार्थी है, मूल केंद्र मान करके चलते हैं। किसको, विद्यार्थी को हम लोग मूल केंद्र मान करके चलते हैं। सेकंड जो है वह शिक्षक होता है। कौन होता है, शिक्षक होता है, जिसके द्वारा अधिगम करवाया जा रहा है, जिसके द्वारा अधिगम करवाया जा, और जो अधिगम करता है, जो अधिगम कर रहा है वह हमारा विद्यार्थी है, वह पहले स्थान पर माना जाता है। और तीसरे स्थान पर हम लोग किसको लेकर के चलते हैं, तो वह पाठ्यक्रम को लेकर के चलते हैं। किसको लेकर के चलते हैं, पाठ्यक्रम को लेकर के। जिससे शिक्षण के स्रोत, अब स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, मानवीय भी हो सकते हैं और भौतिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जो शिक्षण के स्रोत हैं वह मानवीय भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, व्यक्तिगत एवं भौतिक भी हो सकते हैं, जो नेचुरली हैं। विद्यार्थी और विद्यार्थी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सभी आवश्यक क्रियाओं के प्रारूप का नियोजन किया जाता है। तो देखिएगा आपसे यही कहा जा रहा है, जो शिक्षण प्रक्रिया है हमारे पास, क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी और विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सभी क्या है, सभी क्रियाओं के प्रारूप का जो नियोजन किया जाता है, क्या किया जाता है, जो नियोजन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नाम से उसे हम जानते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीन कैप्चर करना चाहें तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह कितने प्रकार की होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारे पास दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो यह दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं, आइएगा देखते हैं। सबसे पहली तो है हमारे पास औपचारिक शिक्षा। कैसी है, औपचारिक शिक्षण है। एंड सेकंड है हमारे पास अनौपचारिक शिक्षण। फॉर्मल टीचिंग कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अनफॉर्मल टीचिंग। तो फॉर्मल टीचिंग एंड अनफॉर्मल टीचिंग दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टीचिंग है, तो इनको आप लोग बिल्कुल विशेष तौर पर पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पास औपचारिक शिक्षा है या औपचारिक शिक्षण जो है, यानी कि हमारे पास कैसा फॉर्मल टीचिंग है, कैसा है, फॉर्मल टीचिंग है एंड अनफॉर्मल टीचिंग है। तो जो बालक होता है या बच्चा होता है उसकी यहाँ से शिक्षा स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, अनौपचारिक शिक्षण से। कहाँ से होती है, अनौपचारिक शिक्षण से उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। वह अधिगम करना जो स्टार्ट करता है वह कहाँ से करता है, तो वो अनौपचारिक शिक्षण से करता है। तो उसकी जो पहली शिक्षा दीक्षा होती है वह कहाँ होती है, घर में होती है। घर में या परिवार में अधिगम करता है, और इसमें यह जो अधिगम करता है वह माँ के द्वारा करता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। और जो वह घर में रहकर के शिक्षा को ग्रहण करता है वह किस प्रकार का शिक्षण कार्य कहलाता है, तो वह आपका अनौपचारिक शिक्षण कार्य कहलाता है। कैसा कहलाता है, अनौपचारिक शिक्षण कार्य कहलाता है। एंड जो हमारे पास औपचारिक शिक्षण कार्य है, जैसे कि विद्यालय में अधिगम को ग्रहण करना, तो जब आप थोड़ा सा बालक बड़ा हो जाता है तो उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, विद्यालय में पहुंचा दिया जाता है। और विद्यालय में रह करके वह शिक्षक के द्वारा, यहाँ जो अधिगम होगा वह किसके द्वारा होगा, तो यह अधिगम होगा आपका शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा होगा, शिक्षक के द्वारा। यहाँ पर आपका अधिगम किसके द्वारा हो रहा था, तो माँ के द्वारा हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था, माँ के द्वारा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अधिगम था वह माँ के द्वारा हो रहा था, और यहाँ पर जो है अधिगम वह आपका किसके द्वारा हो रहा है, तो यह अधिगम आपका शिक्षक के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षक के द्वारा। आगे है अनुशासन की आवश्यकता। देखिएगा, तो जो आपके पास औपचारिक शिक्षा है, उस औपचारिक शिक्षा में आपके पास किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई अनुशासन का महत्व तो नहीं होता है। देखिएगा, बालक घर पर रह रहा है तो वह अनुशासन में नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ जो अनौपचारिक शिक्षा है इसमें अनुशासन का कोई महत्व तो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो औपचारिक शिक्षा है इसमें निश्चित समय होता है, निश्चित विधियां होती हैं, निश्चित स्थान होता है। इसमें जो बालक है वह विद्यालय में रह करके ही, किसमें, विद्यालय में रह करके ही पढ़ता है। निश्चित समय आप देखते हो कि 30 मिनट बाद या 35 मिनट या 40 मिनट बाद आपका एक टाइम पीरियड लगता है जो कि कंप्लीट माना जाता है एक विषय के लिए। आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप लोगों के टाइम पर भी क्या होगा कि जो घंटे लगते थे, जिन्हें हम लोग पीरियड कहते थे, क्या कहते थे, पीरियड, वो अलग अलग होता है। स्थान भी आपका विद्यालय होता है और विधियां भी अलग अलग होती हैं। जबकि यहाँ पर अनिश्चित समय होता है, यहाँ समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 2 घंटे पढ़िएगा, 4 घंटे पढ़ें, बिल्कुल भी ना पढ़ें, तो यहाँ ये अनौपचारिक शिक्षा में कोई इसका बाउंडेशन नहीं है। जबकि यहाँ पर निश्चित समय होता है। अगर आपका विद्यालय 10 बजे से 2 बजे तक है तो आपको विद्यालय में 10 बजे से 2 बजे तक रुकना पड़ेगा। यहाँ स्थान निश्चित नहीं हो सकता है,
आज हो सकता है आप इस रूम में बैठ करके पढ़ा दें आपकी माँ, कल हो सकता है उस रूम में बैठ करके पढ़ा दें, या कल बाहर पढ़ा दें आपको, ठीक है ना। यहाँ विधियां भी निश्चित नहीं है, यहाँ अनेक प्रकार की विधियों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया करवाई जाती है। तो जिस विधि में अनेक विधियों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया करवाई जाती है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्व नियोजित शिक्षण। क्या है पूर्व नियोजित शिक्षण? यहाँ क्या होता है, सारी चीजें पहले से डिसाइडेड रहती हैं कि मुझे इतना बालक को पढ़ाना है, बालक को मुझे इतना पढ़ाना है। तो जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि अभी आप लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो सीटेट का भी एक कन्फाइंड सिलेबस है, तो इसी कन्फाइंड सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व नियोजित शिक्षण है, पहले से सब तय है कि आपको कितना पढ़ाया जाना चाहिए। और यहाँ पूर्व नियोजित शिक्षण नहीं होता है, यहाँ जो मन में आता है उसको पढ़ा दिया जाता है, और जो मन में नहीं आता है उसको नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई भी पहले से पूर्व नियोजित काम नहीं किया जाता है, पहले से कोई चीज डिसाइडेड नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा या इतना नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये औपचारिक एंड अनौपचारिक शिक्षा पर आप लोग स्क्रीन कैप्चर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हाँ, एक और आप लोगों को बता दें, जो आजकल ज़्यादा चर्चा में है ऑनलाइन शिक्षा। कैसी है? जो ऑनलाइन शिक्षण है, तो ऑनलाइन शिक्षण को हम लोग किस प्रकार का शिक्षण बोलेंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि ऑनलाइन शिक्षण को हम लोग किस प्रकार का बोलते हैं। तो इसको हम लोग निरौपचारिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षण। इस शिक्षण को क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षण। मतलब कि जो हमारे और आपके बीच में हो रहा है, आप ऑनलाइन रह करके पढ़ रहे हैं और हम ऑनलाइन रह करके पढ़ा रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में जो शिक्षण विधि है, उस शिक्षण विधि का मतलब क्या है? तो वह शिक्षण विधि हमारे पास निरौपचारिक शिक्षण विधि है। कौन सी है? निरौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया। तो हमारे पास शिक्षण की जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें जो अधिगम करता होता है वह हमारा विद्यार्थी होता है। कौन होता है? विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी क्या करता है? अधिगम मतलब सीखता है। और जो उसको सिखाता हुआ है कौन होता है? शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। इसमें पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रक्रिया में शिक्षण के द्वारा, अगर हम लिखें इसको द्विध्रुवीय प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षण के द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा, शिक्षण के द्वारा जो बालक है, जो विद्यार्थी है, क्या है? जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। किसमें परिवर्तन लाता है? व्यवहार में परिवर्तन लाता है। के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा विद्यार्थी के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन या विकासात्मक, या हम लोग लिख सकते हैं क्या? विकासात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन लाने की क्रिया है। परिवर्तन लाने की क्रिया है, ठीक है। तो जो द्विध्रुवीय शिक्षा है या द्विध्रुवीय जो शिक्षण प्रणाली है, इसमें आपका शिक्षक रहता है और कौन रहता है? विद्यार्थी रहता है। इसमें जो विद्यार्थी है, क्या है? विद्यार्थी है। उस विद्यार्थी के व्यवहार में या विकासात्मक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है, तो वही परिवर्तन हमारा जिसके द्वारा आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और वह शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वह द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कौन है? शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं आपको, तो इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन कौन रहता है? त्रिध्रुवीय जो प्रक्रिया है, इस पर ज्यादा रिसर्च की थी किसने? इस पर रिसर्च की थी जॉन ड्यूवी ने। किसने की हुई थी? जॉन ड्यूवी ने।
तो जो जॉन डीवी थे इन्होंने बताया था कि जो त्रिध्रुवीय है, इसमें त्रिध्रुवीय में हमारे पास पहला तो विद्यार्थी होता है, पहला कौन होता है, विद्यार्थी होता है, एंड सेकंड जो होता है हमारे पास शिक्षक होता है, क्या होता है, शिक्षक होता है, और इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वह अंतःक्रिया किसके द्वारा होती है, तो वह अंतःक्रिया हमारी पाठ्यक्रम के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, पाठ्यक्रम के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से इसमें यह त्रि फॉर्मूला या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, त्रिध्रुवीय या त्रिभाषी प्रक्रिया कह सकते हैं, शिक्षण की ये नेक्स्ट विधि थी। ठीक है, अब आइएगा हम लोग देखते हैं थोड़ी शिक्षण की विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या शिक्षण की विशेषताएं होनी चाहिए। तो हमारे पास लिखा है शिक्षण की क्या विशेषताएं, चलिएगा देखते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण की विशेषताएं होनी चाहिए। तो विद्यार्थी के व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। तो देखिएगा शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के किसके विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। बिना शिक्षण प्रक्रिया के विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यह उद्देश्य पूर्ण एवं नियोजित होता है, इसका कोई ना कोई एक पर्पज होता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया का कोई भी शिक्षण प्रक्रिया आपके पास हो रही हो उसका एक ना एक ये उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य होता है, फिक्स होता है कि उसका क्या उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यही रहता है, अगर हम आपको बताएं तो उसका उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अधिगम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्या कर सके, अधिगम कर सके। तो यह शिक्षण प्रक्रिया का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व रहता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान करके उपचार किया जाता है। तो देखिएगा हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण के द्वारा, अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्याएं, उनके व्यवहार में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या उत्पन्न हो रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं का निदान करके उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचार। उपचार का मतलब है कारणों का निवारण करने में। देखिएगा अगर हम आपसे बात करें कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो आपको देखता है और देखने के बाद आपसे समस्याएं पूछता है और समस्याओं के बाद आपसे कहता है कि जाइएगा ये जांच आप करवा लीजिएगा। जैसे ही वह कारणों का पता लगाता है, क्या करता है, कारणों का पता लगाता है, पता करने के बाद उन सभी का क्या करता है, निवारण करता है और आपको दवा देता है और उस दवा के द्वारा उस बीमारी का भगाया जा सकता है, उस दवा के द्वारा उस बीमारी को क्या किया जा सकता है, भगाया जा सकता है। ठीक है, तो निदान का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्या, कारणों का पता लगाना। निदान का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, कारणों का पता लगाना। ठीक, तो कारणों का पता लगाना और उपचार का मतलब हो जाएगा कारणों का निवारण करना। तो जिस विधि के द्वारा ये सब होता है वह जो शिक्षण प्रक्रिया आपकी आ रही है, तो वह शिक्षण प्रक्रिया आपकी किसके अंतर्गत आती है, तो वह शिक्षण प्रक्रिया आपकी शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो आपने देखा था कि शिक्षण के दो प्रकार थे, कौन कौन से वो दो प्रकार थे। तो पहला हमारे पास कौन सा था, औपचारिक शिक्षा, जो कि आपकी विद्यालय में रह करके दी जाती थी, जिसे हम लोग फॉर्मल टीचिंग कहते थे, तो औपचारिक शिक्षण है। एंड सेकंड है हमारे पास अनौपचारिक शिक्षण। क्या है, अनफॉर्मल टीचिंग है। तो यह शिक्षण के दो प्रकार होते हैं, दोनों को हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का मापन किया जा सकता है। तो देखिएगा शिक्षण कितना हो रहा है इसका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है कि विद्यार्थी ने कितना अधिगम किया है या शिक्षक के द्वारा कितना पढ़ाया गया है, इन सभी का क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। शिक्षण एवं अधिगम दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो शिक्षण और अधिगम, देखिएगा टीचर पढ़ा रहा है तो वह शिक्षण प्रक्रिया हो गई और विद्यार्थी सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, तो वह कैसी हो गई, अधिगम प्रक्रिया हो गई। तो यह दोनों कैसे हो जाएंगी, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया हो जाएंगी। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। तो जो शिक्षण है वह आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे और आपके और आमने सामने की प्रक्रिया हो रही है। कैसी हो रही है, आमने सामने की प्रक्रिया हो रही है। शिक्षण के द्वारा पूर्ण कौशल का विकास किया जा सकता है। तो अगर शिक्षण है तो शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के अंदर पूर्ण कौशल यानी कि उसको सर्वगुण संपन्न बनाया जा सकता है। कैसा बनाया जा सकता है, सर्वगुण संपन्न बनाया जा सकता है। जो भी आपके पास विद्यार्थी है उसको कैसा बनाया जा सकता है, सर्वगुण संपन्न। तो शिक्षण के द्वारा ही हम विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करा सकते हैं और यह जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है उस मनोविज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस मनोविज्ञान का नाम हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान देते हैं। क्या देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। आइएगा थोड़ा और बचा हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास बचे हैं शिक्षण के चर। क्या बचे हैं, शिक्षण के चर बचे हुए हैं।
तो किसी भी विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले, क्या प्रभावित करने वाले या उनसे प्रभावित होने वाले, देखिएगा किसी भी विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले या उनसे प्रभावित होने वाले घटक क्या कहलाते हैं, आपके चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो जो शिक्षण के चर हैं, हमें इन्हीं के बारे में देखना है कि वो कौन कौन से शिक्षण के हमारे चर हैं। तो जिस विषय वस्तु के द्वारा हम प्रभावित होते हैं या उनको हम प्रभावित करते हैं, तो जो घटक हैं उन्हीं घटकों को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो आइएगा देखते हैं ये चर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो चर हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास पहला आता है, इसमें अगर हम पहले चर की बात करें तो हमारे पास इसमें पहला चर आता है स्वतंत्र चर। कैसा आता है? तो स्वतंत्र चर जो होता है, इसमें क्या है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, क्या है आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक और शिक्षण के बीच की जो प्रक्रिया है वह कैसी होनी चाहिए? तो यह आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए। जो शिक्षक है, क्या है? शिक्षक है, और जो वह शिक्षा दे रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, वह शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। उसमें कुछ भी रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जाकर के वह जो विद्यार्थी है वह ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सकता है। और यह जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, वह मनोविज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं, इसका जो सेकंड पॉइंट है वह हमारे पास क्या? आश्रित चर। क्या है? आश्रित चर। तो देखिएगा जो आश्रित चर है, अगर हम आपकी बात करें तो जो विद्यार्थी है हमारे पास, क्या है? विद्यार्थी है, वह किस पर आश्रित रहता है? तो वह आश्रित पूरा का पूरा रहता है टीचर्स पर, यानी कि शिक्षक पर आश्रित रहता है। तो जो विद्यार्थी है, क्या है? जो हमारे पास विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी हमारा किस पर आश्रित है? तो वह विद्यार्थी जो हमारा आश्रित है वह किस के ऊपर आश्रित है? तो वह शिक्षक के ऊपर आश्रित है, या हम इसी को कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया पर है। किस पर है? शिक्षण प्रक्रिया पर वह आश्रित है। अब कोई विद्यार्थी है, उसको अगर अधिगम करना है, क्या करना है? अधिगम करना है, तो अकेले तो वह अधिगम कर नहीं सकता है। तो अधिगम करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया होना चाहिए। और शिक्षण प्रक्रिया जो है वह किसके द्वारा होगी? तो वह किसी ना किसी शिक्षक के द्वारा होगी। उनमें जिस विधियों का प्रयोग किया जाएगा वह शिक्षण विधियां हमारी कहलाएंगी। तो यह हमें सिर्फ यह जिस विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। थर्ड आता है मध्यस्थ चर। क्या आता है? थर्ड हमारे पास जो आता है वह आता है मध्यस्थ चर। देखिएगा तो मध्यस्थ चर हमारे पास क्या है? तो जो विद्यार्थी है, क्या है? विद्यार्थी है, और जो शिक्षक है, उनके बीच में एक जो मध्यस्थ का काम करता है। अगर हम आपसे कहें कि जो विद्यार्थी है, क्या है? विद्यार्थी है, और क्या है? शिक्षक है, इनके बीच में जो मध्यस्थता का कार्य कर रहा है, जो शिक्षक है, इनके बीच में जो मध्यस्थता का कार्य कर रहा है वह हमारा पाठ्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम है। कौन कर रहा है? पाठ्यक्रम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोग मध्यस्थ चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यस्थ चर कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह त्रिध्रुवीय है। कैसा है? त्रिध्रुवीय। इसमें सबसे पहले जो मूल केंद्र माना जाता है वह मूल केंद्र हम किसे मानते हैं? तो वह विद्यार्थी को मानते हैं। और इसमें जो द्वितीय बिंदु माना जाता है वह शिक्षक को माना जाता है। और तृतीय बिंदु जो माना जाता है वह किसको मानते हैं? हम लोग पाठ्यक्रम को मानते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, तो जो अंतःक्रिया हो रही है वह किस पर हो रही है? तो पाठ्यक्रम पर हो रही है, किसी ना किसी एक सिलेबस पर हो रही है। तो उसी सिलेबस को हम लोग यहाँ पर मध्यस्थ चर के रूप में जानते हैं। तो आज ये हम लोगों ने चर्चा की हुई है किसके ऊपर? तो हम लोगों ने आज चर्चा की हुई है एजुकेशन साइकोलॉजी का महत्व क्या है और उसकी कौन कौन सी वो शिक्षण प्रक्रिया हैं, ये सभी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखी हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम लोगों ने यहाँ देखा है कि जो शिक्षण की विधियाँ हैं वह हम लोगों ने दो प्रकार की देखी हैं। कौन कौन सी थी? पहली हम लोगों ने देखी थी कौन सी? औपचारिक शिक्षा। कौन सी देखी हुई थी? तो औपचारिक शिक्षण विधि थी। यह आपकी कहाँ दी जाती है? तो यह आपकी विद्यालय में दी जाती है। इसमें निश्चित स्थान रहता है, निश्चित समय रहता है, इसमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। जबकि सेकंड जो थी हमारे पास, यह कैसी थी? अनौपचारिक शिक्षा, अनफॉर्मल टीचिंग थी। अनफॉर्मल टीचिंग थी। तो अनौपचारिक शिक्षा यह कहाँ? बच्चे को घर में दी जाती है। कहाँ दी जाती है? बच्चे को घर में दी जाती है। और कहा भी जाता है कि जो बच्चा है वह प्रारंभ शिक्षा जो अधिगम करता है वह अधिगम कहाँ से करता है? तो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही करता है। किसके द्वारा? अनौपचारिक शिक्षा। और जो अनौपचारिक शिक्षा है वह घर में रह करके दी जाती है। सबसे प्रथम शिक्षिका जो माना जाता है वह उसकी माँ को माना जाता है। और इसमें समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता, न स्थान का कोई बाउंडेशन होता है, न इसमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो ये आज हम लोगों ने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग इस पर बहुत ही जल्द प्रश्नोत्तरी लेकर के आने वाले हैं और प्रश्न को हम लोग करेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अब हम लोग आगे हम बताते चलें आप लोगों को। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन। क्या पढ़ेंगे?
मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। आप भी जानते हो कि कोई एक बालक है, क्या है? बालक है या विद्यार्थी है, अगर वह अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, क्या करना चाहता है? अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए अभिप्रेरणा बहुत जरूरी होती है। बिना अभिप्रेरणा के वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है, अगर वह अपने लक्ष्य को हासिल करना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो होता है अपना एक गोल यानी कि अपना एक लक्ष्य बना करके तो चलता है, लेकिन वह अगर अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अभिप्रेरणा, अब यह अभिप्रेरणा हमें या तो बाह्य सोर्स से या खुद से भी मिल सकती है, सेल्फ मोटिवेशन भी हो सकता है, या हमारे पास कैसा हो सकता है? बाह्य मोटिवेशन भी हो सकता है, किसी और अन्य कारकों के माध्यम से हम लोग अभिप्रेरणा को देख सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम आपके साथ लेकर के आने वाले हैं मोटिवेशन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।